भगवान परशुराम की धर्मशाला से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। समय मीरा जो है समय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। कांग्रेस नेता परवीन नकवी जो कि सुबह केंद्रीय ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया नहीं मना इधर देख इधर भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। भाई परवीन अत्री जिंदाबाद। भाई परवीन अत्री जिंदाबाद। जिंदाबाद। सर थोड़ा पीछे वो पहुंच चुके हैं। सभी साथी तालियों का सम्मान करें। भाई प्रवीण अत्री जी, युवा दिलों की धड़कन, हमारे युवा चेहरा आप सभी के बीच पहुंच चुके हैं। तालियों से भाई प्रवीण वो भी आपके लिए पहुंच चुके हैं। दिखाई जा रही है। पासवान जी आनंद नहीं क्या डॉक्टर ज्ञानचंद शर्मा जी, रामनाथ शर्मा जी, राजेंद्र शर्मा राणा जी, शर्मा शर्मा, कुमार शर्मा, नेता, सभी साथियों का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी धोनी शर्मा भाई परवीन अत्री आपके बीच में अपने समाज के और दूसरे समाज से आए हुए सभी जो भी जाति माता बहने जो यहाँ पर मैं उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हमारा हिस्सा नहीं मिला, अब हमारा इतनी में सबसे बड़ा दावा है, क्योंकि हमारे प्रवीण अत्री जी 3-4 भाई है हमारे जो सारे एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए पूरा जोर लगा दे, तभी हम बहन जी को समझेंगे कि बहन जी के ऊपर तक पहुँच जाए, क्योंकि हम कब तक इंतजार करेंगे।
बाकी बार बार बहन जी से और हमारे समाज के सभी जो गणमान्य व्यक्ति जो मेरी कार्यकारिणी है उनका भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता। कार्यकारिणी बगैर आदमी जिंदा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ। भाई जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ में जो सभा की तरफ से मोमेंटो भी है भाई वो भी देकर सम्मानित करें। और जो साल भी है भाई जो साल है वो सौंदर शर्मा जी, वो सभी साथी तालियों से भाई स्वागत करते रहे। भाई बारी बारी से लेते रहे फोटो। भगवान परशुराम की जय। सामने देखो सर। प्रवीण जी आप आएंगे। जिन्हें सिंह चौड़िया जी जो के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी वही कर रहे हैं। भगवान परशुराम की जय। प्रवीण अत्री जी को सुरेंद्र शर्मा जी अमरनाथ एडिशंस। सुरेंद्र शर्मा जी आगे आए। मोमेंटो लेकर बहुत ही अच्छे साथी हमारे शर्मा जी अमरनाथ एडिशंस के जो मालिक है। कई साथियों ताली बजाकर जो हौसला बढ़ाया करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से पूरी इंद्री ब्राह्मण समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिलबाग शर्मा जी करतारपुर, जनार्दन शर्मा जी, साहब सिंह जी, चौधरी रमेश कुमार जी, रामपाल जी, अशोक शर्मा लवकरी जी, करमवीर शर्मा लवकरी जी, एडवोकेट राकेश सिंह, सीतामाई, राजेश शर्मा करसोड़ा, जयनाल प्रधान मंडी, श्याम मुरारी एक्स सरपंच, रामपाल शास्त्री कमालपुर रोड़ा, नरेंद्र पासवान जी, डॉक्टर ज्ञानचंद शर्मा जी, रामनाथ शर्मा जी, राजेंद्र शर्मा जी, सुशील पूजन सरपंच जी, मैं इन सब का यहाँ पे इंद्री ब्राह्मण सभा में पहुंचने में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अखिलेश गौतम जी जो मेरे बहुत छोटे भाई हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सुभाष शर्मा राजेपुर वाले जी, राजपुर शर्मा समस्तपुर, भरत भूषण पाटिल जी समस्तपुर, रोशननाथ शर्मा धनौरा जी, डॉक्टर रामनाथ का भी मैं स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा दूर रहता है फिर भी स्वागत करता हूँ। छत्तीस बिरादरी के मेरे साथी आए हुए जो आज इतनी संख्या में पहुंचे हैं दूर दूर से, पूरी इंद्री हल्का से, मैं सबका हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बाकी तो सब शर्मा जी ने, हमारे प्रधान जी ने, पेंडोली जी को बता ही दिया। करनाल लोकसभा जो है वो ब्राह्मणों की सीट रही है और पिछले जब से ये बीजेपी आई है, जब से इन्होंने
चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, जब से ये बीजेपी आई है इन्होंने हमारे से ये सीट छीन ली है पिछले 10 सालों से। मैं बेंटोली जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे करनाल के अंदर 9 विधानसभा सीटें बनती हैं, उसमें इस बार जो इंद्री विधानसभा से एक ब्राह्मण को प्रत्याशी बना के भेजा जाए, ये मैं शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करता हूँ। मैंने भी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना निवेदन दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीदवार बना के भेजती है तो इंद्री को नंबर 1 बना दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आज। और जो समाज न्याय ने पगड़ी बना के मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, आपकी इस पगड़ी की लाज रखूंगा पूरे हरियाणा के अंदर, कभी आपको झुकने नहीं दूंगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नारा है कि हरियाणा नंबर 1 बनाना है फिर से, और मेरा एक नारा है कि अपनी विधानसभा इंद्री को नंबर 1 बनाना है। इंद्री विधानसभा के हर घर की आवाज बन के मैं विधानसभा में खड़ा होगा अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो। जितनी भी ये समस्याएं हैं जो इंद्री की पिछले 10 सालों में चल रही हैं, बीजेपी की सरकार रही, 10 साल से इनके मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, आज तक हमारी बहन बेटियों के लिए यहाँ पे कॉलेज नहीं बनवा पाए। ये मेरा पहला उद्देश्य रहेगा कि इंद्री के अंदर पहला अपना लड़कियों का कॉलेज बनवाऊंगा। धनौरा का जो आपने सुना होगा ट्रेन का, जिसे सैकड़ों गांव प्रभावित होते हैं दूषित पानी से, मुख्यमंत्री की पहली कदम से वो काम करवा के लाऊंगा जी, आपसे प्रॉमिस करके जाता हूं। परिवहन की व्यवस्था है, आप पूरे इंद्री हल्के में देख लो सड़कों का क्या हाल है। पिछले 10 साल से ये इधर से अपना जो जमुना वाली बेल्ट है इसमें तो एक भी सड़क नहीं है, दौर हो गई थी सड़क। और जो नारा है हमारा कांग्रेस पार्टी का, उस पे हमारे हरियाणा में को हिसाब से जो 15 क्वेश्चन मांगे थे, आज तक बीजेपी ने उनका एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। तो मैं आप लोगों की आवाज बनने आया हूँ, आप लोगों का साथी बनने आया हूँ, आप लोगों का सेवक बनने आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे टिकट देके कांग्रेस इधर इंद्री विधानसभा के लिए प्रत्याशी के रूप में भेजती है तो मैं 36 बरादरी का समर्थन लेने आया हूँ। और अगर मेरे साथ खड़े हो तो हाथ उठा के मेरे साथ देने की भगवान परशुराम की मैं फिर से बहनों को आज आपने यहाँ पे इंद्री में पहुंच के देख भी लिया कि ब्राह्मण कितने दुखी हैं, और उनकी आवाज आप वहां पे बने और एक किसी भी ब्राह्मण को प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे भेजने की कृपा करें। धन्यवाद जी, आप सबका साथियों का, पत्रकार साथियों का इतनी भारी संख्या में पहुंचने पर मैं यहाँ से फिर से धन्यवाद करता हूँ, और सभी लोगों का फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। और भगवान परशुराम जी के चरणों में नमन करते हुए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इतना आदर देने के लिए, इतना प्यार, इतना सत्कार देने के लिए। मैं लगातार सबको सुन रही थी, अभी सब बोल रहे थे, तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ब्राह्मण समाज से आती हूँ और ब्राह्मण समाज ने इस बेटी को इतना सम्मान दिया कि आज पार्टी के इस मंच पर रहकर रोज टीवी पर बोलने का मौका मिलता है, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है और बड़े बड़े विषयों पे अपनी राय रखने का मौका मिलता है। तो ये पहली बार नहीं है या दूसरी बार नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ब्राह्मणों को सम्मान देती आई है। अभी ये पर्चा मुझे यहाँ भाई साहब ने दिया, इस पर्चे को ही अगर आप उठाकर देखने में करनाल लोकसभा की अगर बात करूं तो जितनी बार ब्राह्मण प्रत्याशी अगर किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये इतिहास है, ये इतिहास है ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने का। इस सीट पर आप भाजपा के प्रत्याशी देख लीजिए और कांग्रेस के प्रत्याशी देख लीजिए, और अगर 17 में से 14 बार ब्राह्मण बना है उसमें ज्यादातर टिकट कांग्रेस ने ही दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगी, तो जरूरी है समाज को पता चलना। इंदिरा जी के पास एक बार एक ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व गया मिलने दिल्ली,
तो इंदिरा जी से उन्होंने पूछा कि आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया। तो इंदिरा जी ने कहा कि मैंने इतने 23 मुख्यमंत्री, 23 प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक बार में ब्राह्मण बनाए हैं, किसी और ने बनाया आपको बता देता हूं। तो ये शक्ति सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, जो सिर्फ ब्राह्मणों के साथ नहीं, हर किसी के साथ न्याय करने का काम करती है। इंदिरा जी ने कहा कि मैंने उनको आगे बढ़ाया, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो और ब्राह्मणों को आगे बढ़ाए। तो जिस तरीके से हमारी पार्टी हमें मान देती है, सम्मान देती है, और मेरे पास जब लगातार यहाँ से मेरे बड़े भाई आए, हम बड़े भाइयों के नाम नहीं लेते, तो जब बड़े भाई हर बार मेरे पास आए अग्नि जी, तो मैंने उन्हें कहा कि पार्टी ने हमें आगे बढ़ाया है, हम पूरी जान लगा देंगे ताकि अपने समाज से और लोग आगे आए, और लोग प्रतिनिधित्व करें, और लोग काम करें, समाज का नाम करें। समाज में जो लोग आज परेशान हैं कहीं ना कहीं, जिनको आज देखिए युवा कितना परेशान है बेरोजगारी से, उसमें कितनी संख्या ब्राह्मण युवाओं की है जिन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है कि नहीं है? है कि नहीं है? हरियाणा में भी हो रहा है लगातार कि नहीं हो रहा है? अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि नौकरी में किस तरीके से हरियाणा में धांधली हो रही है। तो शोषण तो ब्राह्मणों का जितना इस पार्टी में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में उतना कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और मैं मानती हूं कि कोई और करेगा भी नहीं इतना, जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों का शोषण किया है। उत्तर प्रदेश से आती हूं, उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जैसे ही शपथ हुई योगी आदित्यनाथ की, कहीं ये ब्राह्मण की हत्या, कहीं वो ब्राह्मण की हत्या, कभी वो ब्राह्मण की हत्या, रोज ये किस्से आए सबके सामने। तो ब्राह्मणों का शोषण जिस तरीके से इस सरकार में हुआ है वैसा कभी नहीं हुआ। और मैंने आपको बताया, ये कागज गवाह है कि ब्राह्मणों को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया है। और मैं आपसे ये भी कहकर जाना चाहूंगी, आज हमारे नेता लगातार कहते हैं, जब वो जाति जनगणना की बात करते हैं तो वो सिर्फ कुछ जातियों की बात नहीं करते, वो इसलिए कहते हैं कि जैसे हरियाणा में ही 12% ब्राह्मण है, उस हिसाब से हरियाणा को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता हरियाणा में। 10 साल से भाजपा सत्ता में, आप देखिए, तो ये जनगणना होनी चाहिए ताकि हमें भी हमारे हक मिले। क्योंकि राहुल जी ने भाषणों में कहा है कि गरीब जनरल कास्ट, गरीब जनरल कास्ट वो भी आज परेशान है, अपने हक से महरूम है। तो हमें भी हमारी भागीदारी मिलेगी। आप इस बात को समझिए, ये बहुत जरूरी है समझना। चुनाव में नेता आते हैं, चुनावी भाषण देते हैं, चले जाते हैं, वोट हुई, हार जीत हुई, चले गए, और ये मसले फिर दब गए। आपने वो वीडियो मनोहर लाल खट्टर जी का देखा होगा, जब उन्होंने फरसे से एक ब्राह्मण भाई की गर्दन काटने की बात की। तो ब्राह्मण इतना दबा कुचला नहीं है कि कोई उसकी गर्दन पर फरसा चला सके। ये पूरा ब्राह्मण एक होकर ये बता सकता है कि हम शोषण नहीं होने देंगे, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? है कि नहीं खड़े हैं? अपना समाज अपने समाज के साथ है कि नहीं है? अगर आप अपने समाज की नहीं है तो आप किसी के नहीं है। ये शुरुआत घर से ही होती है, घर से ही होती है। जो अपने घर का नहीं वो कहीं का नहीं। तो मैं आपसे कहकर जाना चाहती हूँ ये बात कि एकता बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो घात की। तो बंधे रहिए, एकजुट रहिए, अपनी ताकत को पहचानिए। इस ताकत से लोग कहां से कहां पहुंच गए। ये सरकारों में जो फेरबदल होते हैं, जातियां अपनी ताकतें दिखाती हैं। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है, वो सिर्फ
सिर्फ अपनी जाति को साथ लेकर नहीं चलता, उस सारी बिरादरियों को, 36 बिरादरियों को इकट्ठा एक साथ रखने की ताकत अगर किसी समाज में है तो वो ब्राह्मण समाज में है। गवाह है इतिहास कि आज तक अगर सबको एक साथ कोई जाति रख पाई है तो वो ब्राह्मण जाति रख पाई है, एक ब्राह्मण रख पाया है। और मुझे पूरा यकीन है, मैं आपसे कहकर जाना चाहूंगी मेरे भाई के लिए कि ये लगातार हम इनके लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास करेंगे। मैं आपसे कहकर जाना चाहूंगी कि इन्हें अगर पार्टी मौका देती है तो बढ़ चढ़कर एकजुट होकर आप ये इस टिकट को समझना कि आपका टिकट, आप ये समझना कि ये मेरा भाई चुनाव नहीं लड़ रहा, आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक वोट के लिए घर में घुस जाएगा और वो जीत इनकी नहीं आपकी होगी, समाज की होगी, नाम समाज का होगा। मैं कहकर जाना चाहती हूँ, बस फिर से एक बात कहूंगी, एकजुट रहिए, पटिए मत, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी ने मुझे एक बार कहा कि ब्राह्मण को एक साथ रखना जैसे मेंढक तोलना, जैसे मेंढक तोलना। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये पुरानी बात हो गई। आज ब्राह्मण समाज जागरूक हो गया है, आज वो भी अपना हक जानता है, आज उसे भी पता है, उसे भी प्रतिनिधित्व चाहिए, उसे भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए। वो भी अब आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करेगा। अगर उसको हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाएगी तो ही वो आपके साथ खड़ा होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, जागरूक रहिए, सजग रहिए, एक साथ रहिए, एकजुट रहिए, ताकि हमारा शोषण ना हो सके, हमारा समाज आगे बढ़ सके, हमारे समाज के भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आगे कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिल सके। बस इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने इतना मान दिया, आदर दिया, सत्कार दिया। और एक और बात कहना चाहती हूँ, हरियाणा में मैं पहली बार नहीं आ रही। हरियाणा में मैं सोनीपत लोकसभा, जब हुड्डा जी लोकसभा लड़ रहे थे तो वहां पर AICC की तरफ से ऑब्जर्वर रही, तो मैंने हरियाणा के लोगों का प्यार देखा, अपनत्व देखा, उनका वो ममतामयी रूप देखा कि जिस घर में मैं जाती थी, जहाँ बैठती थी, किस तरीके से बिना खाना खाए, बिना भेंट दिए मुझे लोग भेजा करते थे कि बेटी आई। ये हरियाणा का संस्कार है, ये हरियाणा के खून में है, हरियाणा के लोगों में आदर देना, सत्कार देना। मैं पिछले विधानसभा चुनाव में फिर 11 विधानसभाओं के लिए आई, यहाँ पर ऑब्जर्वर रही सोनीपत और जीत की, मैंने फिर काम किया। हरियाणा के लोगों से मुझे खास लगाव हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक परिवार अगर वहां है गाजियाबाद में, तो एक मेरा परिवार इधर हरियाणा में भी है। जितना हरियाणा के लोग हर जगह हमारे परिवार में कई संकट आए, लेकिन मैंने देखा कि हरियाणा के लोगों की तादाद जिस तरीके से मेरे घर के लिए सुख दुख में खड़ी रही, तो ये आज हमारा भी फर्ज बनता है, ये अपनत्व, ये प्यार, ये मान, ये सम्मान जो आपने देकर अपनी जगह बनाई है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक नेता के तौर पर नहीं, एक बेटी के तौर पर, बहन के तौर पर, आपको कहीं मेरी जरूरत पड़े, आज भी और आज के बाद भी आप याद कीजिएगा, मैं आपके बीच में खड़ी पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की जय। आज इंद्री पहुंची है, क्या कुछ कहना? देखिए, यहाँ भगवान परशुराम के चरणों में नमन करते हुए ये बोलना चाहती हूँ कि पूरे ब्राह्मण समाज का यहाँ एक मीटिंग, सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें मुझे मुख्य रूप से उन्होंने यहाँ बुलाया, सम्मानित किया और उन्होंने अपनी आवाज़, अपनी मांग यहाँ बताई कि वो लोग ये चाहते हैं कि करनाल लोकसभा में कम से कम एक टिकट तो ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। तो ये उनकी जो मांग है मैं समझती हूँ, और इस बात को जानते हुए हम ये बात आगे रखेंगे कि उनकी बात, मांग जायज़ है, क्योंकि लगातार यहाँ पर करनाल में पहले भी ब्राह्मण
यहाँ पर वो रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो इस मांग को हम आगे ले जाएंगे, अपने समाज की को आगे रखेंगे पार्टी में बात, और कोशिश करेंगे कि ये बात मानी जाए। कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है? नहीं, बिल्कुल अनदेखी नहीं की जा रही। आप लिस्ट उठाकर देखिए, 17 बार सांसद रहे हैं, जिसमें से 14 बार ब्राह्मण रहे हैं, और जिसमें से मैक्सिमम टिकट कांग्रेस नहीं दिए, भाजपा ने नहीं दिए। तो कहीं कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मणों को अनदेखा नहीं किया। मैंने अभी आपसे कहा कि इतने प्रदेशों में ज्यादातर मुख्यमंत्री ब्राह्मण अगर किसी ने दिए तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। कांग्रेस पार्टी किसी भी एक धर्म एक समाज की नहीं, वो सबको साथ लेकर और सबको सम्मान देते हुए चलती है। तो आगे भी ऐसा होगा, आप आश्वस्त रहिए। क्या बीजेपी जातिवाद पे वोट मांगती है क्या? देखिए, बीजेपी तो लगातार धर्म और जात के बिना बीजेपी का खाना पचता नहीं, राजनीति चलती नहीं। लगातार जिस तरीके से लोगों को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज जनता समझदार है। 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का वो क्रूर शासन हरियाणा की जनता ने झेला है, हरियाणा के युवा ने झेला है, हरियाणा की उन प्रतिभाशाली प्रतिभावान बेटियों ने झेला है, जिन बेटियों को सड़कों पर खचेड़ा गया, जिन बेटियों को डंडे मारे गए, उन किसानों ने झेला है, जिन पर लठ मारे गए, जिनके सर फाड़ दिए गए, जिनकी महिला किसान उन महिलाओं को उनके दुपट्टे खींचे गए, वो भाजपा शासन में हुआ है। और अब इस बार भारतीय जनता पार्टी का ये क्रूर शासन, ये तानाशाही रवैया हरियाणा की जनता झेलने वाली नहीं है। हरियाणा की जनता बदलाव की ओर अग्रसर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की रेड हुई है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हुड्डा साहब का जिस तरीके से हरियाणा की जनता से जुड़ाव है, उनके दुख में, सुख में, मरने में, जीने में, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा की आवाज है, जिस तरीके से उन्होंने आज हरियाणा में ये तय कर दिया है, अपने काम से हरियाणा के नेताओं ने ये तय कर दिया है कि हरियाणा की सरकार आने वाली है कांग्रेस पार्टी की, ये बौखला गए, ये परेशान है। तो आज इन्हें ये डर हो गया है, जैसे छत्तीसगढ़ में ईडी भेज दो, हमारे राहुल जी पर ईडी भेज दो, तो इसी तरीके से अब इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर शिकंजा कसने के लिए ईडी भेजने का काम किया है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं, वो लड़ने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी रही है, आजादी के मतवालों की पार्टी रही है। आप कुछ भी कर लें, हम डरने वाले नहीं है, हम संघर्ष की ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाकर दिखाएंगे। चुनाव की तारीखें बदल दी गई हैं, 5 दिन और आगे डाल दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस बार हरियाणा में उनका धेला नहीं उठ रहा, तो ये देखते हुए वो ये एन केन प्रकारेण वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कोई नए शिकंजे, नए षड्यंत्र लाए जाए कि इस चुनाव में कोई धांधली, कोई गड़बड़ी जो उनका इतिहास है वो कर ली जाए और हरियाणा की जनता को फिर मूर्ख बनाया जाए। लेकिन हरियाणा की जनता बहुत समझदार है और इस बार वो अपने साथ होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी अब की बार ब्राह्मण देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दिया है और आगे भी देगी, आप निश्चिंत रहिए। तो इंद्री से परवीन अत्रे जी की सिफारिश करेंगे? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि परवीन अत्रे जी एक मजबूत दावेदार है। उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की और सबको हक है अपनी दावेदारी पेश करने का, और मुझे लगता है पार्टी हर चीज पर अच्छे से मुआयना कर रही है, देख रही है, और उम्मीद है कि पार्टी सब चीज के मद्देनजर अच्छे निर्णय लेगी। तो नया चेहरा भी है इंद्री के लिए? मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो यहाँ इंद्री का विकास करे, यहाँ के लोगों की बात सुने, यहाँ का रहने वाला हो, यहाँ के लोगों की आवाज विधानसभा में उठा सके, यहाँ के युवाओं के रोजगार की बात उठाए, महिलाओं की सुरक्षा की बात उठाए, किसानों के मुद्दों की आवाज उठाए, आपके रोजमर्रा की जो दिक्कतें आती हैं उन पर बात करे, उन पर काम करे। बात तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कर रही है, 10 सालों से कर रही है, उन पर काम करे। तो वही हमारी पार्टी करने जा रही है। आप देखेगा कि इस बार फिर उसी तरीके से काम होगा जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 साल के शासन में पहले किया। आज हरियाणा की इंद्री विधानसभा की ब्राह्मण सभा के अंदर एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि इंद्री की जो विधानसभा की जो सीट है वो उच्च नेतृत्व कांग्रेस वालों को बताया कि भाई ये ब्राह्मण की सीट बनती है, इनको एक टिकट तो दें। उसके लिए ये प्रोग्राम था और इसमें बहन शर्मा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी वो आई थी, और वो ऊपर अपने सेंटर का जो नेतृत्व है, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, वहाँ तक ये मैसेज आएगा आज के प्रोग्राम से कि हरियाणा में जो लोकसभा में
अनदेखी की गई थी हमारे साथ, उसको देखते हुए एक सीट ब्राह्मण को दी जाए यहाँ से। क्या लग रहा है कि इंद्री विधानसभा चुनाव को लेकर के आप कैसी तैयारियां कर रहे हैं? देखो, मैं गांव-गांव में डोर टू डोर जा रहा हूँ और सभी लोगों से मिल रहा हूँ, अच्छा समर्थन मिल रहा है और बीजेपी की सरकार जा रही है, ये 100% सत्य है और परिवर्तन लोग चाह रहे हैं और नई कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज तो सम्मेलन में उसमें क्या डिसीजन लिया गया? समाज ने पूरा आश्वस्त होकर ये कहा गया कि भाई परवीन अत्री आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, अगर आप टिकट लेके आते हो तो पूरा समाज नहीं 36 बिरादरी इंद्री की वो मेरे साथ खड़ी है। कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो बदलाव, सॉरी, ये पिछले 10 साल में आपने देख लिया होगा इंद्री विधानसभा के अंदर क्या विकास हुआ। ये सिर्फ एक पोर्टल की सरकार है, पोर्टल बना के रख दिए हैं, दफ्तरों में लोग चक्कर काटते फिर रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो। सबसे पहला मेरा ये मुद्दा रहेगा, अपने जो हमारे मुख्यमंत्री जी बनेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कि पोर्टल से आज़ादी दिलाई जाए लोगों को, इसको आसान किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए वो उनके हाथ में होगा। सबसे पहले पोर्टल को ख़त्म करेंगे जी। दूसरा, कांग्रेस सरकार के द्वारा जो 100 गज के प्लाट देने की योजना चलाई जा रही थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उसमें 100 गज के प्लाट देंगे, ये एक मेरा मुद्दा है। तीसरा, इंद्री की शिक्षा का हब बनाना। यहाँ पे इन्होंने वादे किए कि भाई मैं पॉलिटेक्निकल कॉलेज लेके आएंगे, मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे, लड़कियों के गर्ल कॉलेज लेके आएंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये एक शिक्षा का हब बना के रहूँगा। अगर मेरे को इंद्री विधानसभा से प्रत्याशी बना के भेजा और मैं विधानसभा में गया तो ये इंद्री की मैं आवाज़ वहाँ पे उठाऊंगा और बना के दिखाऊंगा। दूसरा जी, कांग्रेस ने जो किसानों को हर खेत के अंदर एक कनेक्शन के ऊपर ट्रांसफार्मर दिया था, उन दिनों में कट लगते थे, इस सरकार ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, वो योजना को बंद कर दिए। हम उस योजना को दोबारा से चालू कराएंगे। तीसरा है जी, तहसील में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तहसीलों के जो भ्रष्टाचार हैं वो आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, उन भ्रष्टाचारों को ख़त्म करेंगे मिलके और इंद्री की आवाज़ मैं उठाऊंगा जी वहाँ पे। तीसरा, अगला क्वेश्चन हमारा, इंद्री में रेल लाइन लाने का इन्होंने मुद्दा लाया था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी 10 साल के अंदर, वो हम विधानसभा में उठाएंगे और इंद्री की जनता को रेलवे लाइन बिछा के देंगे। सड़कें टूटी पड़ी हैं पूरी इंद्री की, परिवहन के रास्ते नहीं हैं, सड़कें के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज को यहाँ लाने की कोशिश करूँगा ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। गरीब जो तबका है उनको बाहर ना जाना पड़े। हमारी जो बेटियाँ हैं, जो देखो परिवहन से कितना तंग है, कुरुक्षेत्र पढ़ने जाती हैं, करनाल पढ़ने जाती हैं, गाँव से आती हैं, आज तक परिवहन की कोई भी व्यवस्था नहीं हुई पिछले 10 सालों में। उस समस्या को दूर किया जाएगा। किसानों को MSP जो इन्होंने लास्ट टाइम में बोला कि हम MSP देंगे, उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ, आचार संहिता लग गई। अब अगर बीजेपी चाहती तो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे थे प्रदेश के भूतपूर्व खट्टर जी, उनके मुख पे चुनाव लड़ती ना, क्यों 3 महीने पहले ये मुख्यमंत्री बदल दिया। उनको भी कहीं ना कहीं अंदाजा है कि जो खट्टर जी ने गड्ढे खोदे हैं इस हरियाणा के अंदर, उसको नायब सिंह सैनी ने मुदने का काम किया, लेकिन एक सुपर CM बन के वहाँ दिल्ली में बैठ के उन्होंने उनका कोई भी काम नहीं किया। जितने भी उन्होंने पोर्टल लगाए थे, जो भी कानून किए थे, वो सब इन्होंने उल्टे कर दिए। उसके बाद आप ये देखो, कर्मचारी यहाँ पे पिटे हैं, सरपंचों का अनदेखी की है, सरपंचों को लठ मारे गए हैं। हमारे किसान जो वहाँ पे धरने पे बैठे थे, 750 किसान एक्सपायर हुए, मरे, शहीद हुए वो बेचारे, उनका कोई भी आवाज़ नहीं उठाई सरकार ने। उसके लिए आप किसानों का देखो अनदेखी की गई है, सरपंचों की अनदेखी की गई है, कर्मचारियों की अनदेखी की गई है, युवाओं की अनदेखी की गई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पूरे प्रदेश की जनता ने मूड बना लिया है कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। कांग्रेस ने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हरियाणा नंबर 1 था, अब दोबारा से हरियाणा नंबर 1 बनेगा। कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको लागू किया जाएंगे, जैसे पदक लाओ पद पाओ, ऐसी जो हमारी बेटियों के साथ आपने देखा होगा जंतर मंतर पे क्या हाल हुआ था और कितना सम्मान कांग्रेस ने उसको दिया। ये क्या करते थे, इन्होंने एक योजना चला रखी है, कौशल विकास योजना, सबसे भ्रष्ट योजना है वो। आप क्या समझते हैं, ये इन्होंने बोल दिया कि लाखों नौकरियां देंगे। जो ठेकेदारों के अंडर काम करते थे उन्हीं को कौशल विकास में डाल दिया। जब वो ठेकेदार के अंडर में काम करते थे, कुछ श्रेणियां तो कुछ पद तो ऐसे हैं उनमें जिनमें ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी ठेकेदार के पास, और कौशल विकास में आने के बाद उनमें हज़ारों रुपए कम हुए हैं।
ये कौशल विकास योजना को हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है भूतपूर्व ने, जो भावी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कि सबसे पहले आते ही कौशल विकास योजना को खत्म करूंगा और पक्की भर्ती स्टार्ट करूंगा। हरियाणा कांग्रेस हिसाब कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है, उसको किस रूप में आप देख लो पूरे प्रदेश के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी ने, भाई ने, पूरे प्रदेश में क्या जन सलाह है उनके साथ। आज तक 15 क्वेश्चन, हमारे एक का भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे लिया। भ्रष्ट सरकार है इसलिए तो नहीं दे लिया। मैं भी मानद महासचिव के पद पे रह के आया हूँ, मैं अंदर से जानता हूँ कि ये सरकार कैसी है। इसी भ्रष्टाचार को देखते हुए मैंने वहाँ से इस्तीफा दिया था। और मेरे ये समाज के लोग थे, इंद्री के लोग थे, मेरे पास काम लेके जाते थे, मेरे काम ही नहीं होते थे। आज मेरे पास, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ वादे करके जाता हूँ कि मैं चंडीगढ़ बैठा हूँ और आपका कोई भी काम हुआ हो, मैं सरकार के पास लेके जाता था, जी मेरे गांव का ये काम है, कोई बात नहीं, खड्डे लाइन डाल दो जी। कोई भी काम नहीं हुआ। इसी को देखते हुए मेरे लोग, मैं कम से कम अपने लोगों का तो बन के रहूं, इस सोच को, कारण को देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए मैंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया। क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होती है बीजेपी? आप देख लो बीजेपी में कार्यकर्ताओं की कहाँ पूछ होती है। एक ही था सब कुछ, ऊपर भी एक ही है और नीचे भी एक ही है। कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। आप देखो बीजेपी में क्या परिवारवाद नहीं है। सबसे बड़ा परिवारवाद तो अमित शाह ने किया हुआ है। उसका बेटा जो क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया हुआ, उसको बैट नहीं पकड़ना आता भाई साहब। आप उसको बैट पकड़ के दिखा दो, किस टाइम पे 3 प्लान उसको अध्यक्ष बनाया। राजनाथ जी को देख लो, वो अपने टिकट, अपने बेटे के लिए टिकट मांगते हैं। उधर राव साहब को देख लो, हरियाणा में गुड़गांव के अंदर, वो अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद कहाँ है? ये तो बीजेपी में परिवारवाद ज्यादा। सुषमा स्वराज की बेटी को एमपी बना दिया, वो परिवारवाद नहीं है। यही सारे मुद्दे लेके मैं आऊंगा हरियाणा के अंदर। हमारी चर्चा बीजेपी में गई है, राज्यसभा सांसद और फिर अपनी बेटी के लिए टिकट मांग। देखो, वो उनका एक पर्सनल डिसीजन था। उन्होंने सोचा कि भाई मैं मेरे बीजेपी में अच्छी देखरेख होगी, उनको सांसद भी बना दिया राज्यसभा का, ये अच्छी बात है। वो अपनी बेटी की लड़ाई लड़ रही थी, वहां भी जाके अपनी बेटी की लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी जिस तरीके से नारा देती है, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणा में किस रूप में देखते हैं? 0 है जी। हरियाणा एक, हरियाणा एक का नारा होता तो आप पूरे इंद्री हल्के को देख लो, ज्यादा दूर मत जाओ, पूरे हरियाणा को देख लो कहाँ पे विकास हुआ हुआ है। किस सड़क, एक सड़क नहीं बना पाया हमारे जो भूतपूर्व वो थे मंत्री जी भी रहे हमारे यहाँ से, कर्णदेव कंबोज जी भी रहे, कश्यप जी भी हमारे एमएलए रहे। 5 साल में क्या विकास हुआ, 10 सालों में क्या हुआ, आपके आगे है। सड़कें देख लो कितनी टूटी पड़ी हैं। उन सड़कों पे टंकी तक नहीं इन्होंने लगवाई जो कांग्रेस ने बनवाई थी। आपको अगर मौका देती है पार्टी, आपको टिकट मिलती है, तो इंद्री के लिए क्या खास रहेगा? मैंने बताया ना, इंद्री के हर घर की आवाज बन के परवीर इंद्री बैठेगा। इंद्री की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनको बाहर नहीं जाने पड़ेगा। यहीं मैं कमालपुर रोडान का बेटा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। इसी हल्के के दुख सुखों का मेरे को जमीन से पता है कि इन लोगों को क्या चाहिए। इनको कुरुक्षेत्र नहीं जाना पड़ेगा, इनको कमालपुर रोडान नहीं जाना पड़ेगा। इंद्री में मेरे को घर खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे को किराए पे लेने की जरूरत नहीं। मेरे परिवार है पूरा इंद्री हल्का, यहीं पे रह के उनकी समस्याओं को हल करूंगा। कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल संदेश देना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश की जनता को देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, और पूरे इंद्री हल्के की जनता से। आपका वोट है, आपका हक है, परिवर्तन का समय है। देख के, प्रत्याशी को देख के वोट दें, कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, प्रत्याशी को देख के वोट दें। और हरियाणा नंबर 1 था, हरियाणा नंबर 1 दोबारा से बनाने में इंद्री की जनता सहयोग करे कांग्रेस की पार्टी का। तरीके से इंद्री में हॉस्पिटल की बात करें तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं यही तो कहा हूँ, जब कांग्रेस की सरकार आएगी हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात करेंगे। हमारे, आप देख लो कोरोना काल में क्या हाल हुआ हमारे इंद्री का, कहाँ जाना पड़ा उनको, बेडों की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। अब दूर मत जाओ, सरकारी कॉलेज उधम सिंह, उसमें हमारे साइंस की स्ट्रीम तक नहीं है। आज तक साइंस की स्ट्रीम तक लाने के लिए हमारे विधायक ने कुछ नहीं किया, तो और इससे ज़्यादा अनदेखी क्या होगी? तैयारियां कैसे चल रही है आपको? हमारी कांग्रेस की पूरी तैयारी है, बदलाव का समय है। पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है और भारी बहुमत से आ रही है। 8 तारीख को आप देखना विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शपथ लेंगे।